हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम लेंगे पीवाईक्यूज। आप अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे, लास्ट ईयर पीवाईक्यूज पूछा कंसिस्टेंट टॉपिक के ऊपर 20 में से 11 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है ना, 20 में से 11 क्वेश्चन पूछे हुए। तो यही टॉपिक पर आया हुआ क्वेश्चन कंसिस्टेंसी में भी एक ही है, इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन वाला। उसमें भी इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन के 11 क्वेश्चन है और एक ही है यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर, और दो तीन है आपके नो सॉल्यूशन वाला या फिर होमोजीनियस वाला टॉपिक पर 3 क्वेश्चन है। और 5 क्वेश्चन अपने प्रॉपर्टी बेस वाले, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के 11 क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चन है आउट ऑफ 20। तो यही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, इसी को सॉल्व करना है, बस आपको डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं। और कंडीशन याद होना आपको, कंडीशन क्या है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। अगर आपको कंडीशन याद है तो ऑटोमेटिक ही काम हो जाएगा आपका। क्यों सर, क्यों? ताकि इसमें क्या कंडीशन याद होना, और दूसरा डिटर्मिनेंट स्ट्रांग होना आपका। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना। अगर वो आती है तो आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच विच द सेटिस्फाई इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन, अब यहाँ पे इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन बोला, सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी जो m और n आ रहा आपका, वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a को, b को या c को, ये ऑप्शन है उसके। ठीक है, कब पूछा हुआ है? 5 अप्रैल 2024, शिफ्ट 2 के अंदर, S2 मींस शिफ्ट 2। अब यहाँ पे देखना मैंने आपको हमेशा बोला कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके पहले भी प्रॉब्लम पढ़े सर आपने, बहुत ही इजी टॉपिक दिख रहा है। तो डी इज इक्वल टू जीरो, D1 इज इक्वल टू जीरो, D2 इज इक्वल टू जीरो, D3 इक्वल टू जीरो। आपने तो बेसिक भी पढ़ा है क्रैमर रूल का। ठीक है ना, अगर आप पहले वीडियो को देखेंगे तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया और बताया भी क्या क्या करना पड़ता है, इनफाइनाइट केसेस बताया आपको। क्रैमर रूल के केसेस सॉल्व करे हमने। अब देखो ये प्रॉब्लम है, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में डी इक्वल टू जीरो निकालना, D1 इक्वल टू जीरो, सभी जीरो है। ठीक है, ये ऑलरेडी दे दिया उसने। अब वहां से आपको m निकालना है, n निकालना है। अब आपको ऐसा डिटर्मिनेंट लेना है जिसमें दोनों अननोन ना आए। तो सबसे पहले d ले लो। तो अगर आप d लेंगे तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आएगा। तो जैसे ही आप d लेंगे तो d मीन्स व्हाट, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये 1 1 1, 2 5 5। क्या बात है सर, 1 2 m। ठीक है ना, ये 1 है 1 है 1 है, और ये वाला भी। ठीक है ना, आपने डी लिए तो डी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसको सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे विदाउट एक्सपांडिंग, मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ। आप बोलेंगे सर कैसा? क्योंकि मुझे दिख रहा है डिटरमिनेंट का वैल्यू तो क्या है, जीरो है, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो बोला उसने। तो अब देखो ये नंबर क्या है, विदाउट एक्सपांडिंग बता रहा मैं आपको, कैसा आप लॉजिकल करके आंसर निकाल सकते, लॉजिक लेके। तो सर किस तरह करेंगे, देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, तो ये भी 2 है। क्यों सर? क्योंकि प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, इफ टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो उससे क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये भी 1 है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको पता है, टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जीरो होने से यहाँ से m का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना सर, एक्सपांड करके निकालता निकाल, अगर आपके पास टाइम है तो आप निकालो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जेई में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, कम भी पढ़ रहे हैं तो भी चलता है, आपका आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं। जैसे कोई बच्चा उसको सॉल्व करके निकाल रहा हो तो उसको तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर उसको तुरंत क्लिक हो गया कि यार ये तो कॉलम सेम आ रहे, दो कॉलम तो आइडेंटिकल दिख रहे इसमें, तो आप डायरेक्ट m का वैल्यू 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, m आ गया मेरा 2। ठीक है, विदाउट एक्सपांडिंग चेक करना। सर मैं एक्सपांड करता हूँ, और एक्सपांड कर ले। ठीक है ना, या फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, तब भी 1 मिनट में आंसर आ जाता। ठीक है ना, वैसे भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। अब आ जाओ अपन, अब ले लो D1, ले लो कुछ भी ले लो, इसको छोड़ दो। इसको जब छोड़ देंगे तुम, ये कॉलम को ये छुपा दो, तो D3 लो सर, D3 ले लो। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपका m नहीं दिखेगा आपको। उसका बेनिफिट क्या है, यहाँ से m छुप जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 1 1 2 5, 1 2, और ये आ जाएगा मेरा 4 17 और n। ठीक है, अब D3 का वैल्यू भी क्या दे हुआ है, जीरो दे हुआ है, तो डायरेक्ट भी लिख लो, जीरो दे हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्यों सर, क्यों? ताकि हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। अगर नहीं समझा तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखो, मैंने क्रैमर रूल भी पढ़ाया आपको और केसेस भी बताया हूँ। अब इसको सॉल्व करना, अब इसको भी एक्सपांड करने का तरीका बता रहा, मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ।
कि आप इसको मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ एग्जाम में। अब ये डिटरमिनेंट है, बच्चा बोलेगा यहाँ से शुरू करता, कर ले बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बेस्ट क्या रहेगा बेटा, बेस्ट ये थर्ड कॉलम से एक्सपांड करता। क्यों सर, उसमें 17 का मल्टीपल कट जाता। ठीक है ना, 17 का मल्टीपल भी तो थोड़ा हार्ड ही जाएगा ना आपको, मान लो। जो बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रांग है उनकी तो बात ही नहीं। ठीक है ना, अगर जेई वाले बच्चे ये सब तो आना चाहिए, 17 का टेबल वगैरह नहीं आता तो यहाँ से शुरू करो, इससे टाइम सेव होगा और कुछ भी नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपने 4 ले लिया बेटा, 4 के रो और कॉलम को ड्रॉप कर दी। ये देखो ये रो और कॉलम ड्रॉप हो गया। ठीक है ना, तो 4 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 तो कितना हो जाता, -1। तो डायरेक्ट ही हो जाता सर सॉल्व। तो ये 4 माइनस 5, फिर 17 लेना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉलम में भी ऐसी साइन आएंगे, इसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो ये आ जाएगा 2 - 1, देन 1 n लेना, इसके रो और कॉलम को 5 - 2। ठीक है, इस तरह सॉल्व करें, इक्वल टू 0। अरे क्या बात है सर, मैं ऐसा लेता तो ऐसा लेते 5n आता था, 32 34 आता था, लेन दी जाता था। अब ये तो डायरेक्ट ही होता, ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करता हूँ, विथ इन अ मिनट सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो ये हो जाता। ठीक है, -1 और ये -17 और ये 1 आ जाएगा। ये तो सॉल्व करके खुद ही आता, लेकिन बता दे रहा हूँ प्रैक्टिस। आगे चल के डिटरमिनेंट आपको खुद ही निकालना है, बस आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि टोटल 11 क्वेश्चन पूछा उसने 2024 के अंदर। अब इससे आपको हेल्प होगी क्या, किस तरह आपके पेपर में क्वेश्चंस आते। आप पीवाईक्यूज कर लो, 70% पोर्शन उसमें ही कवर हो जाता क्वेश्चंस। अगर आपको थ्योरी वगैरह पता है, चैप्टर की थ्योरी वगैरह आता है, तो मेरा ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करे आपने डिटरमिनेंट चैप्टर के, तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिटरमिनेंट क्योंकि इजी क्वेश्चन चैप्टर है। अब यहाँ पे आ जाएगा -4 -17 + 3n = 0। ये 21 होता, 21 उधर गया तो प्लस के 21 होते ये, और ये कैंसल, n का वैल्यू आ गया 7। ठीक है ना, ये -21 उधर गया तो प्लस हो जाएगा। नाउ n का वैल्यू 7 आ गया और m का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो m का वैल्यू कितना है 4, और n का वैल्यू कितना है 7। 7 का स्क्वायर लिए तो 49, 2 का स्क्वायर लिए तो 4 होता, और 2 × 7 कितना होता, 14 होता। तो चेक करो भला कितना आता। तो सर ये 53 - 14 बोले तो 39 हो गया, पहले कोई सेटिस्फाई हो गया। अरे गुड लक है आपके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं आगे, पहले ही सेटिस्फाई हो गया। तो फर्स्ट आंसर रहेंगे आपके m² + n² - mn = 39। वो क्या बोल रहा है, m और n को इस पे सेटिस्फाई करो, रख दिया मैंने वैल्यू। m का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता, 4 होता, 7 का स्क्वायर 49 होता, दोनों को ऐड कर लिया, और 2 × 7 14, 53 - 14 बोले तो 39 होता। तो 39 राइट हैंड साइड में दिख रहा है मुझे, तो उससे आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ए इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह निकालने का आपको टाइम सेव करके। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the system of equation 11x plus y plus lambda z is equal to -5 and this equation has infinite many solution, ये भी infinite many solution का 5th नंबर का क्वेश्चन आ गया। टोटल 11 क्वेश्चन है। अब हर बार मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा क्या, तो एक दो क्वेश्चन में और कर लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको वैल्यू बता दूंगा मैं डिटरमिनेंट का, उस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 11 क्वेश्चन थे टोटल, 20 में से जो इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन पे थे, क्राइमर रूल के भी केस नंबर 2 पे थे। ठीक है ना, इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन पे। ठीक है ना, तो इसमें क्या रहता है सर, इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन में d = 0, d1 = 0, d2 = 0, d3 = 0। ठीक है ना, अब कुछ भी नहीं बेटा, डायरेक्ट आप d निकाल लो। तो सॉल्यूशन में लिखूंगा, डायरेक्ट ही आना चाहिए आपको। तो d बोले तो d = 0 आ जाता, समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। d का वैल्यू है, तो d इज व्हाट, 11 1 लैम्बडा, कोएफिशिएंट ऑफ x y z देखेंगे, देन 2 3 5, 2 3 5, 8 - 19 - 39। ठीक है ना, तो और मेरे पास आ गया एक इलाज इसका, डायरेक्ट भी हो जाता है, -39 है ना। ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी सॉल्व होता है इसको अगर करना है तो, लेकिन बेस्ट तो ये रहेगा। इक्वल टू क्या है, 0 है, तो डी निकाल लो। बस आपको डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है। मैंने फिर बोला आपको कि डिटरमिनेंट का क्रैमर रूल का जो टॉपिक है, उसमें आपके डिटरमिनेंट स्ट्रांग होना, अननोन वैल्यू किस तरह निकालते हैं। आप अगर 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, और केस याद होना आपको। ठीक है ना, क्योंकि 75% चांसेस तो यही है कि क्रैमर रूल पे क्वेश्चन आएगा। मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि प्रॉपर्टी पे 5 क्वेश्चन पूछे, टोटल क्वेश्चन 15 आए, तीनों केस मिलाकर। हाँ, इनफाइनेट मेनी सॉल्यूशन के 11 क्वेश्चन,
कि यूनिक सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन दूसरे वाले टॉपिक का, ठीक है ना, होमोजीनियस वाला। तो ऐसा करके 15 क्वेश्चन तो ये टॉपिक पर ही आए आउट ऑफ 20, ठीक है ना। तो 20 आ रहे हैं, इसका मतलब 75% चांसेस है इसके आने के। तो आपको इसमें भी क्या करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट लेना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। एक ये मेथड है और एक इंजीनियरिंग की भी मेथड है, लेकिन मैं बोला नॉर्मली आप 11 12th में पढ़ते तो डिटरमिनेंट ही सॉल्व करते, तो आप इससे ही सॉल्व करना। तो ये आ जाएगा आपका, अब इसको सॉल्व कर लो। 11, इसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -117 हो जाएगा, क्योंकि ये 43 से 120 होता, 3 कॉमन ले लो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 95 आ जाएगा। फिर -1 ले लो उसके रो और कॉलम को, तो ये -30 या 78 आ जाएगा, चेक कर लेना। 39 इंटू 2 78, -8 इंटू 5 40। फिर देख ले बेटा यहाँ पे प्लस लैम्बडा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब तो आना चाहिए अगर आप जेई के स्टूडेंट है तो। -38 हो जाता और -24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 11th हो जाएगा, इसमें से कितने गए, तो ये 17 में से ये 5 गए, तो सर 22 22 माइनस के, देन -1, और ये कितना हो जाएगा 40 118 आ जाएगा, ठीक है ना। 40 गया तो 118 आ गया बराबर। फिर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ, चेक कर लो, -62 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 11 को 2 इससे मल्टीप्लाई कर लो, 22 से, 11 2 जा 22, 22 के 2, 11 2 जा 24 आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा ये हो जाएगा -64, सॉरी 62 लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो चेक करना, माइनस और ये भी माइनस आ जाएगा, सर यहाँ पे ये भी माइनस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता, -22 है ना, इसको सॉल्व कर लो, 124 हो जाएगा, 62 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। भेज दो उसको उधर, तो ये 62 लैम्बडा इज इक्वल टू 124, ये और ये गया, लैम्बडा का वैल्यू -2 आ गया, ये 1 जा और ये 2 था, ठीक है ना। 62 जा 2 जा 124 होता, लैम्बडा का वैल्यू आ गया -2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो साइड में, लैम्बडा इज इक्वल टू -2। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो सर हम लोग अब म्यू निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर। तो म्यू ऐसा निकालेंगे जिसमें लैम्बडा को एलिमिनेट कर दो, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो म्यू को हम किस तरह करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लैम्बडा का वैल्यू आ गया आपके पास, तो यहाँ पे पोर्शन को इसको अंडरलाइन कर दो, लैम्बडा का वैल्यू -2, अब म्यू निकालेंगे हम लोग। तो देखते हैं म्यू किस तरह निकलेगा, चलो ठीक है। अब म्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सर इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दे रहे मीन्स व्हाट, 11x, सर डायरेक्ट ही लिखो ना, हाँ डायरेक्ट कर, तो D3 को हाइड, D3 निकालना है आपको। तो जब आप D3 निकालेंगे, तो ये 11 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, -19 आएगा, इसको हाइड कर दिए तो -5 3 और म्यू। अब D3 का वैल्यू भी क्या है बेटा, 0 है, तो ये 0 लिख लो, इसको एक्सपांड कर लो, डायरेक्ट ही होता, ये 11 ले लो। सर किस तरह, 11 इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, 3 म्यू प्लस 63 3 60 होगा, और ये प्लस के हो जाएंगे 57, और ये -1 इसके रो और कॉलम को छुपा दो, ठीक है ना। क्या किया सर आपने, पहले 11 लिए, देखो इस तरह अगर प्रॉब्लम जाती है तो, इसके रो और कॉलम की, ये इधर गया ये इधर गया, देख लेना, ठीक है ना। 11 के रो और कॉलम को ड्रॉप कर लो, ये सब तो आना चाहिए बेटा, जेई के स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है ना। ये बेसिक के लिए बता रहा हूँ, इसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, 2 म्यू -24 हो जाता, तो ये 2 म्यू -24, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये और ये गया, -38 -24 इक्वल टू 0 हो जाता, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 33 म्यू, और ये 57 इंटू 11, चेक कर लो, 57 इंटू 11, 11 7 जा 77, 7 कैरी आया, 11 5 जा 55, और 7 62, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 627 -2 म्यू प्लस 24, माइनस से ओपन किया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 5, ये भी देख लो, ये कितना हो जाता, 62 होता, 62 को 5 से करे मल्टीप्लाई, तो 3 और ये 5, 310,
डायरेक्ट ही हो जाता, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, 31 म्यू, और इसको भी ऐड कर लो। अब आ गया तो कर ही लो ऐड। 627 प्लस 3 1 10 7 3 9, चेक कर लो इसको। और ये भी तो है सर 24। हाँ 24 आ गया, तो ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, और बस ये 9 9 6 1 आ गया। ठीक है ना। तो चेक करना क्या किया सर, इसको और इसको ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया। सो आंसर इज व्हाट, 961 इक्वल टू 0 भेज दे। 31 म्यू इज इक्वल टू -961। इसको और इसको कैंसिल कर लो, ये -31 आ जाता। तो म्यू का वैल्यू -31 आ गया आपका। म्यू का क्या आ गया, -31। चेक कर लेना आपने राइट है क्या। तो आंसर आ गया, मैंने लिख लिया, एक्चुअल आंसर उसका -31 है। ठीक है, अब उसको क्या निकालना है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, देन लैम्बडा रेज़ टू 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा रेज़ टू 4 माइनस म्यू। अब मुझे बताओ आप, लैम्बडा का वैल्यू क्या निकला आपका सर, -2 का पावर 4, म्यू का वैल्यू क्या निकला, -31। अब -2 का पावर कितना हो जाता बेटा, 8 हो जाता। माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस हो जाता। सर 8 नहीं ना, 16 होगा ना। हाँ 16 होगा। 2 - 2 रेज़ टू पावर 4 बोलते 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 31, दैट इज 47। तो 47 इज द राइट आंसर। 47 ही ऑप्शन के अंदर, 60 39 इस टाइप का है, देख लेना आपने ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। ठीक है, तो आंसर इसका 47 आ गया। अब देखो कुछ करना है कि आपको, नो सर। कब आया था, 5 अप्रैल ऑफ 2024 के अंदर, S2 में, S1 यानी शिफ्ट 1 के अंदर आया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे अप्रैल वाले क्वेश्चन और जनवरी वाले क्वेश्चन, जनवरी फरवरी क्वेश्चन, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो आप पीवाई क्यूज पर ही कॉन्सेंट्रेट करें, मैं तो ये बोलूंगा। अगर आपकी ज्यादा स्टडी नहीं है तो आप पीवाई क्यूज सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या फिर पीवाई क्यूज करते करते जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपका मिस हो गया वो कॉन्सेप्ट, तो आप पहले वो थ्योरी पढ़ लो, साथ ही साथ वो थ्योरी भी पढ़ लो, और फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते आपके। तो इससे आपका क्या होगा, स्मार्ट स्टडी होगा। स्मार्ट स्टडी होगा तो कम टाइम में आपका कवर हो जाएगा। तो कवर होने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पीवाईक्यूज करो, और मान लो पीवाईक्यूज में ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने पढ़े ही नहीं कभी, तो साथ ही साथ वो टॉपिक भी पढ़ लो। तो क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, 70 to 80% सिलेबस तो पीवाईक्यू से ही सॉल्व हो जाता, क्योंकि कोई एक एग्जाम तो होने वाली है ही नहीं। 20 10 10 शिफ्ट होती है, टोटल 10 10 एग्जाम होते हैं जेई के। तो 10 हो रहे तो 10 टॉपिक के क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना आपको। हर चैप्टर में 10 10 15 15 ही टॉपिक रहते हैं अगर देखा जाए तो। तो इसलिए आप उसको क्या करो, पीवाईक्यूज करेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। पहले आप थ्योरी पढ़ लो, आप थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट पीवाईक्यूज। अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है तो वो ये काम करे कि बाबा थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी से डायरेक्ट पीवाईक्यूज करो। तो एक ये सॉल्यूशन मिल सकता है आपको। ठीक है ना, थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट, अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन नहीं हुए अभी तक, या फिर स्टडी नहीं हुई, 1 साल वेस्ट हुआ, 1.5 साल वेस्ट हुआ, किया नहीं सर मैंने, तो वो ऐसा भी चल सकता, इस तरह भी काम कर सकता है। ठीक है ना बेटा। अब फिर मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 45 मार्क कैसे लेना, 50 मार्क या 40 मार्क कैसे लेना, 10 क्वेश्चन क्योंकि इजी जाते हैं, जेडबलई के अंदर बहुत इजी आते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको वो भी बताया जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन का एक और क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + 2y + 3z = 5, ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड, या लैम्बडा z = म्यू है, मिसप्रिंट है तो हाथ से लिखा उसको, म्यू है। ठीक है ना। इनफाइनाइट में नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अरे क्या बात है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, लैम्बडा + 2 म्यू। सेम क्वेश्चन आ रहे कि नहीं, सिर्फ आपको लैम्बडा + 2 म्यू, कभी लैम्बडा रेज़ टू पावर 4 - म्यू पूछ रहा, कभी 13 म्यू लैम्बडा पूछ रहा, कभी लैम्बडा + 4 म्यू पूछ रहा। सेम क्वेश्चन है, बस आपको D1 D2 D3 निकालना है, या फिर आपको डी चारों भी एक साथ भी निकालना है, कोई दो ही काम करना है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले डी ले लो सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो कंडीशन क्या है, D = 0 है, D1 = 0 है, D2 = 0 है, D3 = 0। तो यहाँ पे D3 = भी 0 आ गया। सबसे पहले निकाल लेंगे डी। सर सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करके देना है तो बोलो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डी का वैल्यू क्या आ जाता, 1 2 3, 2 3 1, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x y z, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, और इधर से 4
3 लैम्बडा इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है 0 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब डी इक्वल टू 0 आ गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो के अलाउंग सॉल्व कर लो। तो क्या करेंगे, पहला रो और कॉलम छोड़ दो, ये लो। और इजी मेथड बता दे रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो बच्चों का डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाए। इसके रो और कॉलम को छोड़ दो। तो ये देखो, ये ऐसा 3 1 3 लैम्बडा, ये बता दो 3 1 3 लैम्बडा, ठीक है। फिर इसके रो और कॉलम को छुपा दो, 2 1 4 लैम्बडा, ये देखो 2 1 4 लैम्बडा, ठीक है। और ये आ गया मेरा 2 3 4 3। समझा रहा हूँ ऐसे। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे बेटा, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए, तुझे आता तो डायरेक्ट सॉल्व करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 लैम्बडा -3 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 of 2 लैम्बडा -4, देन +3 6 - 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इधर जाएगा, ये इधर, ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। आंसर क्या आएगा सर, कुछ नहीं है, 3 लैम्बडा -3 -2 से मल्टीप्लाई कर लिया अगर, तो -4 हो जाता लैम्बडा के, और ये -8 हो जाता। अभी देखो 6 - 12 -6 होता, -6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो -18 हो। तो यहाँ पे +-18 में माइनस आ जाएगा 18, तो ये -18 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो अगर आप चेक करेंगे तो सर क्या गलती हुई, कुछ नहीं गलती हुई। तो -2 × 4 -4 हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो ये प्लस लिखना था यहाँ पे, बस अब सॉल्व कर लो इसको। बड़े में से छोटा गया, बड़े की साइन, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर से ये -लैम्बडा आ जाएगा, और ये माइनस है, -21 हो जाएगा, -21 से +8 गए तो -13 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर -लैम्बडा इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, और लैम्बडा इज इक्वल टू -13 आ जाएगा, ठीक है। अगर लैम्बडा का वैल्यू -13 आ गया तो उसको यहाँ लिख लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। लैम्बडा का वैल्यू -13 आ गया, दिक्कत ही आ गया समझ में सर, ठीक है ना। ये सब तो डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस आपको खुद ही करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के, उतनी जल्दी आंसर आएगा आपका। मैं बोल रहा हूँ आपको हार्डली 30 सेकंड लगते हैं, चाहे नया भी क्वेश्चन आए तो हार्डली 30 सेकंड। अगर आप सॉल्व कर रहे, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो आप ये डी का प्रैक्टिस कर लो। ये तो बहुत सादा चैप्टर में आया हुआ है, डी डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व करेंगे खुद। आगे बहुत चैप्टर में है, वेक्टर के अंदर है, लाइन में है, प्लेन में है, प्लेन तो कट गया आपके सिलेबस से, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन में है, डेरिवेटिव में, सब में डिटर्मिनेंट है। खुद डिटर्मिनेंट पढ़ रहे तो डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करके नहीं आएगा तो कैसा चलेगा बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा निकाल लेंगे। तो लैम्बडा किस तरह निकालेंगे, इसको रफ कर दो यहाँ पर ही। तो ये आपका आ गया लैम्बडा का वैल्यू -13 आ गया। अब म्यू निकालेंगे, सॉरी म्यू का वैल्यू निकालेंगे, ये म्यू, म्यू किस तरह निकालेंगे चेक कर लेना। म्यू का वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे पहले इसको रफ कर दो। म्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट सेलेक्ट करके आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है बेटा। डिटरमिनेंट अगर सिलेक्ट करके आता है तो नथिंग इज रिमेनिंग, आप डायरेक्ट ही सॉल्व करते हो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा वाले कॉलम को हाइड कर देंगे, तो यहाँ से अपन ले लेंगे D3 ले लो सर। जैसे ही हमने D3 लिए तो x और y का वैल्यू कोएफिशिएंट रखेंगे, x का और y का कोएफिशिएंट 1 2, यहाँ पे x का और y का कोएफिशिएंट 2 3, यहाँ पे x का और y का कोएफिशिएंट 4 3। क्या बच गया अपना D1 D2 D3, क्योंकि D3 निकाल रहे हैं अपन, तो उसके लिए आपको z वाले पोर्शन को हाइड करना पड़ेगा। जो z वाला पोर्शन था उसको हाइड करेंगे, उसके जगह D1 D2 D3 लिखेंगे, तो आ जाएगा 5 9 और म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना आ जाता, चेक कर लो आप, क्या करेंगे सर अब। तो म्यू का वैल्यू 15 आ जाएगा अगर आप से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये याद है मुझे वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, देखना इधर, म्यू इसको सॉल्व कर लेंगे तो म्यू का वैल्यू 15 आएगा। इजी से इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बेटा, म्यू का वैल्यू 15 है, ठीक है ना। ये आप खुद ही कर लेना बेटा, बार बार डिटरमिनेंट सॉल्व हो रहा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, लैम्बडा +2 म्यू निकालना है। लैम्बडा का वैल्यू -13, 2 इंटू 15 हो जाएगा, 2 इंटू 15, तो ये -13, 2 इंटू 15 बोले तो 30, -13 + 30, आंसर आ जाएगा 17। तो 17 इज द फाइनल आंसर। तो बी करेक्ट ऑप्शन है, तो बी करेक्ट ऑप्शन के लिए बी को टिक कर देंगे, ठीक है ना। सर आप म्यू का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, हाँ डायरेक्ट निकल लिया, डिटरमिनेंट तो आता ना सॉल्व करके, कुछ भी नहीं है। क्या पूछा उसने, लैम्बडा +2 ऑफ मी पूछा,
तो -13 लैम्बडा का वैल्यू 2 इंटू 15 कर दिया और उसको सॉल्व कर ले तो 17 आंसर आ जाएंगे। कब पूछा हो सर? 01 फेब को पूछा 2024 के अंदर। S1 S1 बोले तो शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है जेई मेंस का। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और मैं आपके पूरे वीडियो देख रहा हूँ तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है मेरे। ठीक है ना? अगर आप पहले वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। पहले प्रॉपर्टी वाले, फिर क्रैमर रूल बताया मैंने वो वाले। ठीक है ना? अब होमोजीनियस की भी कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको। अब इसको ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट था तो मैंने हाथ से ही लिख लिया। हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला कब पूछा हुआ है? जेई मेंस में 01 फेब 2024 S1 शिफ्ट 1 के अंदर 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं। सभी पीवाईक्यू जो अभी हम ले रहे हैं वो 2024 के लास्ट ईयर। ठीक है ना? ये 25 में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगी आपको इसकी। 2025 वाले तो जरूर देखिए इसको सभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा सिलेबस भी चेंज हुआ था लास्ट ईयर, तो सिलेबस चेंज हुआ था तो क्वेश्चन भी चेंज आए। अगर आप इसके पहले के पीवाईक्यूज करेंगे तो उसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना? बट 2024 के करेंगे तो ये पूरे न्यू सिलेबस बेस है क्वेश्चन, पूरे फ्रेश क्वेश्चन है। क्योंकि एक ही बार इसके पहले लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ, तो अभी जो आएगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए जो बच्चे नहीं कर रहे पीवाईक्यूज तो उनको बताओ कि पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाती है कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर हम लोग क्या करेंगे? अभी अभी कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वही सेम प्रोसीजर अपना। अब जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ये ऑप्शन है उसके, तो हम क्या करेंगे सर? तो सर डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो सर एक पेन को चेंज कर लेंगे पहले, कंफ्यूजन नहीं हो। तो सर सेम प्रोसीजर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो डी का वैल्यू 0, D1 का वैल्यू 0, D2 का वैल्यू 0, D3 का वैल्यू 0। ठीक है? अब वन बाय वन आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू पता है आपको, क्या करेंगे? तो डी का वैल्यू क्या रहता है आपका? तो सर डी निकाल लेंगे तो उसमें ये अल्फा भी आ जाएगा और ये बीटा भी आ जाएगा। अल्फा है, ए नहीं है, इट इज नॉट ए, इट इज अल्फा। ठीक है ना? तो आपको अवॉइड करना है दोनों अननोन वैल्यू एक साथ ना है। सर फाइंड क्या करना है? 13 अल्फा बीटा, ध्यान रखना। 13 अल्फा बीटा, वही अननोन जैसा पिछले बार में लैम्बडा रिन्यू था, अभी अल्फा और बीटा आ गया। ठीक है ना? अल्फा और बीटा सॉल्व करना है। तो ये अल्फा यहाँ पर है, ये ए लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। तो अब अगर आप डी लेंगे तो यहाँ से अल्फा भी आ जाएगा और बीटा भी आ जाएगा, क्योंकि डी में क्या रहता है? डी में रहता है कोइफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड रहता है। ठीक है? फिर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको अवॉइड ही करना है। अवॉइड कैसा करेंगे सर आप? तो सर आप क्या करेंगे? इसको कॉलम 3 को इसको अवॉइड कर दो, जेड के कोइफिशिएंट को, इसको ये वाले। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे इसका मतलब पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? D3 निकालना पड़ेगा। D3 में क्या रहता है? क्योंकि जेड के कोइफिशिएंट ड्रॉप हो जाते हैं, उसके जगह आ जाते हैं D1 D2 D3। अगर आपको क्राइमर रूल आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके। ठीक है? अब जो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो ध्यान देना। सर D3 निकाल लेंगे, तो D3 में आपको इसको कोइफिशिएंट को हटा दो। क्या मिला? यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 3 अल्फा और -1। देन आ जाएगा ये 5 -4 और ये 7 इज इक्वल टू क्या था? 0 था, क्योंकि D3 का वैल्यू 0 है। अब आप इसको एक्सपांड कर लेंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सपांड करके सभी बच्चों का आता है। तो इसका आंसर जो है, अल्फा का आंसर आ जाएगा आपका -70। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ। बट बीटा निकालते टाइम थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, वो आना चाहिए। तो बीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू -70 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, आप एक्सपांड कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है? अब हम लोग सॉल्व करेंगे बीटा के लिए। अब जैसे हम बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो अल्फा को हाइड कर देंगे। अल्फा कहाँ पर है? वाई के रो में है। वाई कहाँ रहता? D2 में हाइट होता। कहाँ पे हाइट होता? D2 में। तो अब D2 का वैल्यू 0 बता दो, उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 निकाल लो। अब 0 जैसे निकालेंगे तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा सर? देख लो सेम प्रोसीजर, 2 1 3, 2 1 3, इसको हाइड कर दे। जिसको हाइड करते हैं हम लोग उसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? ये इस साइड वाला कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखते हैं सर? 5 -4 और 7, और फिर ये आ जाएगा वापिस -1 3 और बीटा, -1 3 बीटा। अब इसको एक्सपांड कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो सर अल्फा को एक्सपांड नहीं करे भैया, उसमें कुछ भी नहीं है ना, डायरेक्ट निकल जाता। बट बीटा निकालते टाइम थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है, तो वो आना चाहिए। तो सर क्या कॉन्सेप्ट बेस है? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ।
अब देख ले बेटा, क्या करेंगे, उसको एक्सपांड कर लेंगे, तो कहाँ से लेंगे, तो बीटा को अवॉइड करते हुए चलते हैं। सर डायरेक्ट ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। पहले 2 लेंगे, उसके रो और कॉलम को छुपा देंगे, ये रो है और ये कॉलम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -4 बीटा -21 आ गया -21। अब देखना उसके बाद -5 लेंगे, उसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हाइड कर दो, बीटा -9। नाउ प्लस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, बट यहाँ पे तो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1। अब इसको भी सॉल्व कर लो। अब उसको किस तरह सॉल्व करेंगे चेक करना, थोड़ा सा स्पेस के लिए चेक करना। ज्यादा बड़ा हो गया सर, यहाँ पे देख लो। हाँ सर, यहाँ पे देख लो, -1 है, उसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो ये 7 + 12 हो जाएगा क्रॉस में, 7 × 1 = 7, 3 × 4 = 12, माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। सर ये भी तो आता सर, सॉल्व करके नहीं आता आपको सॉल्व करके, देखो अभी नहीं, क्यों नहीं आता पता चले। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 42 -5 बीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 45, माइनस ये 7 12, 7 + 12 19, 19 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, ये तो आना चाहिए आपको। अब ये देखो, ये और ये कितना हो गया, -13 बीटा हो गया, समझा, हाँ सर समझ गया। अब ये 42 में से 3 गए तो कितने बचते हैं बोलो, 42 में से 45 गए तो 3 बचेंगे प्लस के, और ये 19 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको भी 3 भी चले गए तो -13b = -16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सर समझा नहीं मेरे को, -42 + 45 3 आ जाएगा, ये 3 लिख लिया, तो 3 भी चलेगा 19 में से। ये तो यार बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आना चाहिए, 8 9 10 पढ़ा रहा। जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे अपन 8 9 10 के पीछे भागेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, -16 उधर गया तो प्लस हो जाता। आप देखो, आप झगड़ा है समाज में, मैंने सर समझा नहीं मेरे को। तो सर राइट है, बीटा का वैल्यू क्या आ गया, चेक करना बीटा का वैल्यू। तो सर यहाँ तो 13 से डिवाइड नहीं होगा, यही तो खेल समझाने के लिए मैंने बीटा सॉल्व किया, इसी के लिए तो आप आ गए यहाँ पे। 13 बीटा = 16 आ गया। अगर आप क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मेरे को एक 13 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और मुझे निकालना है 13 अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट मिल रहा था मेरे को 70, इसलिए मैंने उसमें लोड नहीं लिया। अब मुझे बताया उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप खुद ही निकाल लेंगे, बट यहाँ पे 13 के लिए यहाँ पे 13 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको मैनिपुलेशन, मैंने बोला आपको, फिर बोला थोड़ा खेल है इसके अंदर, आना चाहिए, -16 हो जाएगा। सो इज मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अब आप बीटा का वैल्यू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 13 बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -16 आ गया। 13 बीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -16 आ गया। अब यस सर, यस सर, अब खेल कर दिया था उसने, अच्छा हो गया। मैं तो डिवाइड करते बैठता था, टेंशन में आ जाता था, नहीं तो भी कैंसिल हो जाता था, कोई बच्चा उसको 16/13 लिख के सॉल्व कर लेता, कोई इतना हार्ड काम नहीं था, लेकिन समझा दे रहा मैं, आता है तो आया है पीवाईक्यूज, इस टाइप के ही आते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस, थोड़ा बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ता है। तो क्या निकालना है आपको, 13 अल्फा बीटा। अब 13 बीटा का वैल्यू कितना है, -16 है, और अल्फा का वैल्यू कितना है, -70 है। माइनस इंटू माइनस कितना होता, प्लस होता, आंसर कितना आ जाएगा, 0। 7 6 = 56 आ जाएगा, तो 7 6 = 42 होता बेटा, 42 के 2 आ जाएगा, कैरी आया 4, 7 1 द 7 और ये 11, तो 11 20 इज द फाइनल आंसर है क्या इसमें, हाँ, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, समझा, ये खेल समझ में आ गया। कंफ्यूजन होगा, इसको डिवाइड करते बैठेंगे क्या आप लोग, कोई बच्चा डिवाइड करेंगे क्या, नहीं। आपने 13, आप बीटा का वैल्यू निकाल लेना, इसको ब्रेक कर लो, क्योंकि यहाँ 13 दिख रहा है मेरे को। इस टाइप के कभी कभार क्वेश्चन है तो कोई और नंबर दे देगा, ठीक है ना, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 13/12 दे देगा। अगर ये भी आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर कोई नंबर दिया तो समझ जाना कुछ ना कुछ नंबर आएगा, डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नंबर आएगा जो वहां पे आपका मैच हो जाए। तो ये कॉमन सेंस यूज करने की बात करता हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करता हूँ कि बाबा 13 बीटा = 16 है, तो ये आपको 13 बीटा को यूज कर लो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है इस तरह, तब भी आंसर आ जाएगा, फिर 13 कैंसिल हो जाएगा, -16 आ जाएगा। तो ये दोनों भी फॉर्मेट से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 13 नहीं, अगली बारी में 101 भी आ सकता,
तो आपको ये ऑब्जर्वेशन के लिए आपको लिए बता रहा हूँ, लाइन ऑफ थिंकिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, कि बाबा ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर दिया है अगर, तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, जेई 2024 में पूछा हुआ है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन 12 अल्फा प्लस 13 बीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो मैंने फिर इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करा मैंने, 13 अल्फा बीटा, उससे हिंट मिल गया था मेरे को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन फरवरी का ही है 2024 का, और ये क्वेश्चन जनवरी का है, यानी सेम ईयर में पूछा हुआ है। इससे क्या हिंट मिलती है, अगर आपको किसी ने पीवाई क्यूज बता दिया कि कौन सा एग्जाम दिया शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ नंबर चेंज होता है। क्या चेंज होता है, नंबर चेंज। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या पूछा उसने, 13 अल्फा बीटा, इसमें क्या पूछा 12 अल्फा प्लस 13 बीटा, क्योंकि ये भी 2024 जनवरी वाला शिफ्ट का ही है, वो फरवरी में पूछा हुआ है। देखिए ये 31 जनवरी का था, और इसके आगे वाला फरवरी में आया हुआ है, फेब के अंदर आया हुआ है, 1 फेब के अंदर। तो इसका क्या मतलब, उसमें क्या पूछा था 13 अल्फा बीटा, उससे रिलेटेड नंबर चेंज है, बाकी क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में नंबर चेंज है, बस पैटर्न पूरा कॉमन है, इसमें भी आपको अल्फा बीटा ही निकालना था, इसमें भी अल्फा बीटा। अब इससे लाइन ऑफ थिंकिंग बोलो मेरे को क्या मिली, कौन बताएगा। इससे थोड़ा बहुत हिंट देखो, ये ध्यान में रखना कि 12 अल्फा कहीं ना कहीं आएगा, 13 बीटा भी आएगा, देखना आपने, तो उसको आप निकाल लेंगे पहले। तो कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वही पुरानी कहानी अपनी। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो d इक्वल टू जीरो, d1 इक्वल टू जीरो, d2 इक्वल टू जीरो, d3 इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है ना। अब आपको ऐसा वैल्यू कंसिडर करना है जिससे एक ही अननोन आए, तो एक अननोन के लिए सबसे पहले बीटा को एलिमिनेट्स कर लो। जब आप बीटा को एलिमिनेट्स कर रहे हैं तो d3 निकालना पड़ेगा। जैसे आप d3 निकालेंगे, d3 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। मैं एक सॉल्व करूंगा, एक आपने कर लेना सॉल्व, क्या बचा, क्योंकि सर आप बीटा निकाल रहे हैं क्या अल्फा निकाल रहे हैं, हाँ अल्फा निकाल रही है, ये जो देव है ये अल्फा देव है, ठीक है ना बेटा, अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आंसर आएगा 1 2 3। फिर क्या आ जाएगा बोलो, -2 अल्फा -1। ये बीटा को हाइड कर दो, ये वाले कॉलम को, यानी d3 वाले निकलेगा। z के कोएफिशिएंट को हाइड कर लो, x और y, x और y, और यहाँ पे x और y, और यहाँ आ जाएगा -4 5 3। अब मैं अल्फा निकाल रहा हूँ, तो अल्फा के साथ में मुझे क्या आना चाहिए, 12 का अगर हिंट मिलता है चेक करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा, 90% चांसेस तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पे जो देवर रहता है उसके रिगार्डिंग ही आंसर आता है, ठीक है ना। बच्चे डिवाइड करते चलते जो पहली पहली बार सॉल्व करते, इसलिए मैं बोलता हूँ पीवाई क्यूज को करना कंपलसरी है। एटलीस्ट 1 साल के भी तो कर लो आप पीवाई क्यूज, उससे आपको आइडिया हो जाता। तो एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चन आपके ट्राई हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, टोटल चैप्टर के। तो यहाँ पे देखना, फिर 25 में से 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे अगर आप पीवाई क्यूज करते हैं तो यहाँ पे देखना, फिर उसके बाद ले लो 1 -2 -4 2 अल्फा 5। इसको सॉल्व कर लो ना सर डायरेक्ट, हाँ चलो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। सबसे पहले लेंगे 1, 1 के रो और कॉलम को छुपा दो, तो आंसर आ जाएगा 3 अल्फा -5। फिर -2 लेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट, ये आ जाएगा 6 -15 आना चाहिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो ये 2 -3 अल्फा। नोटिस करने लायक है आंसर, कुछ भी नहीं है, 2 -3 अल्फा, ठीक है ना। पहले 1 लेना, फिर 2 लेना, -2 लेना, फिर -4 लेना। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 अल्फा -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -9। 15 में से 6 में से 15 गए तो -9 हो जाता, -4 -2। डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो सर इसको भी, कहाँ इतना, क्योंकि हम लोग तो जेई कर रहे हैं, ये सब तो आना चाहिए हमारे को। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +8 हो जाएगा, ये +12 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर 12 अल्फा हो जा रहा है क्या, हाँ। 4 3 जा 12 होता, तो चेक करेंगे हम लोग, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे चेक करना इक्वल टू 0, 4 3 जा 12, ठीक है ना। अब राइट है, इसको इसको प्लस कर दो, तो ये 15 अल्फा हो जाएगा, और ये -5 -18 +8 इक्वल टू 0। तो 18 में से 8 गए तो 10 बचता, 10 -5 -15 होती। अब इसको एक्सपांड कर लो, तो सर ये 1 ले लेना, उसके रो और कॉलम को छुपा दो, ये 3 अल्फा माइनस इंटू माइनस +5 हो जाएगा, इसको इससे ऐसा, ठीक है ना।
अब ये -2 लेंगे, ऑलरेडी माइनस का साइन है तो ब्रैकेट दे देंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 15, देन आप लेंगे प्लस माइनस, ये प्लस -4 ले लेंगे, फिर आ जाएगा -2 -3 अल्फा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको। 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2 -9, ये तो -9 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये -4, -4 को मल्टीप्लाई कर लो, +8 हो जाएगा, और फिर +12 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो सॉल्व हो तो सॉल्व कर लो बेटा, और ये हो जाएगा सर मेरा 15। ये तो आना चाहिए बेटा, डिटरमिनेंट सॉल्व करके आना चाहिए अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं। ये तो बेसिक से बेटा, 5 + 13, 5 + 8 13, तो और ये आपका 18 + 13 पकड़ लो तो चलेगा। तो ये 15 अल्फा -5 इक्वल टू 0 आ गया। अब भेज दो उधर उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अल्फा इज इक्वल टू 5 आ गया। अब झगड़ा क्या है समाज में, अब देखो यहाँ पे तो 12 अल्फा बोला उसने, ठीक है, या फिर डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू 1/5 भी कर सकते, कहाँ हेडेक पाल रहे सर, 12 कर दो ना, हाँ चलो ठीक है 12 कर देते, लेकिन अगर 12 कर रहा हूँ तो कितने का रेशियो है देख लो इधर। अल्फा का वैल्यू कितना है, देखो इधर साइड में बताता हूँ, ये खेल कर दिया उसने, डायरेक्ट भी होता था अगर आप थोड़े समझदार होते, तो ये 5/15 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया, क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है ना। तो मीन्स 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू 1। अब तुमको क्या चाहिए, बोलो बेटा क्या चाहिए, तो सर मुझे चाहिए 12 चाहिए वहां पे, क्या चाहिए 12, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 12, रहने दो इसको, सॉरी 12 अल्फा इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बस, 12 अल्फा इज इक्वल टू 4 ऐसा भी कर सकते हैं, आ गया 12 आ गया, सॉरी 12 अल्फा आ गया, क्योंकि मुझे 12 अल्फा चाहिए था। मैंने क्या किया सर, कुछ नहीं, इसको कैंसिल कर दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 हो गया और ये 4 हो गया। आप ऐसा खेल भी कर सकते हैं, ये 15 अल्फा है तो यहाँ पे ऐसा 12 अल्फा इज इक्वल टू 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर से 3 कम होगा तो इधर से 1 कम होगा, क्योंकि रेशियो 1:3 का है, इस तरह भी बोल सकते हैं अपन। राइट हैंड साइड में से 1 कम होगा तो इस साइड में से क्या होगा, 3 कम होंगे, ऐसा भी बोल सकते तो भी चलता। फिर तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 अल्फा को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 बन गया, ये 4 हो गया। क्यों कर रहे सर आप, 1/3 भी तो लिख सकते, तो वो भी लिख सकते, वो भी आंसर आता, लेकिन फ्रैक्शन को, नेगेटिव पार्ट्स को अवॉइड करना, उससे रॉन्ग नहीं होता आंसर, ठीक है ना। अब हम लोग बीटा निकाल लेंगे, तो चलो देखते हैं बीटा। अब हम लोग बीटा सॉल्व करेंगे, तो D2 भी बना ही दिया मैंने, तो सर डायरेक्ट ही लिख लीजिए, हाँ ये इसको हाइड कर लो, सेकंड वाले को हाइड कर दो, सेकंड वाले को हाइड कर दे तो यहाँ 1 2 3, इसको छुपा दो, इसके जगह क्या लिखेंगे, -4 5 3, ये तो आना चाहिए आपको D2 के लिए, फिर ये 1 3 बीटा। अब यहाँ पे बीटा सॉल्व करने के लिए आप D2 निकाल रहे हैं, D2 बोले तो y के कोएफिशिएंट को हाइड करना। अब इसका भी इन टर्म्स ऑफ 13 में ही आएगा, तो आंसर इसका मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 13 बीटा इज इक्वल टू 54 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 बीटा इज इक्वल टू 54, ये आप कर लीजिए सॉल्व, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। अब आपको क्या सॉल्व करना था, अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ 12 अल्फा प्लस 13 बीटा, 12 अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, 13 बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 54 आ गया, तो 4 + 54 कितना हो जाता, 58 हो जाता, तो 58 है क्या ऑप्शन में, हाँ है सर। देखो भैया 54 भी ऑप्शन में, ये मत कर देना ये सिर्फ बीटा का वैल्यू है, 13 बीटा का वैल्यू, आपको क्या चाहिए 12 अल्फा प्लस 13 बीटा, तो जो नंबर दिया हो उसका हेल्प लेना आपने हमेशा, तो आंसर जल्दी आ जाएगा, और फ्रैक्शन से बच जाएंगे तो टाइम भी बच जाएगा आपका। तो ये पैटर्न है इसको सॉल्व करने का बेटा, तो ये D1 D2 D3 आना चाहिए, क्रैमर रूल पहले वो सीख लो, डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीख लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।